हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का द दिल्ली एडिशन द हिंदू डेटेड 8 सितंबर 2023। तो ये हमारा पहला आर्टिकल। उस साइड में करते हैं थोड़ा सा। सो दिल्ली में टर्न वेन्यू फॉर डायलॉग ऑन रिवाइविंग द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव क्या है, और दिल्ली अपनी G20 समिट में इसको कैसे रिवाइव कर सकती है। ये आर्टिकल बेसिकली इस पर बेस्ड है। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस का कहना है कि वह G20 जो कि इंडिया होस्ट करेगी उसमें ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को की साइड बाय साइड बात करने की बात रखेंगे। और जो ये क्या होती है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, ये होती है फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन लैब्स इन जुलाई। सो बेसिकली ये ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव साइन हुआ था टू अवॉइड मैसिव शॉर्टेज जो कि वीट का, सनफ्लावर ऑयल का एंड अदर कमोडिटीज जो कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई होना रुक गई थी, उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए बेसिकली था। ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो जाने की वजह से जुलाई में इसको बंद कर दिया गया। और इसका रीजन रशिया ने ये बोला था कि जो रशिया के ऊपर यूनाइटेड नेशन, यूएस एंड ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शन लगाए थे उनको नहीं हटाया गया, इसलिए उसने लैप्स कर दिया, मींस ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को बंद कर दिया। लेकिन वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया का कहना है हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि G20 समिट में इसकी बात होगी, लेकिन अगर होगी ना तो इंडिया पोजीशन इन सपोर्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव में हमेशा ही पक्षधर रहेगा इंडिया। सो ये ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव क्या होती है। G20 समिट में अगर ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव दोबारा रिवाइव हुआ तो ये G20 इंडिया की प्रेसिडेंसी के लिए अच्छी बात होगी। सो ये आर्टिकल बेसिकली इस बारे में बात करता है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन G20 एज शेरपा रीच अ डील। रिसेंटली शेरपास की एक मीटिंग हुई थी जो इन्होंने उसमें बोला था कि अफ्रीकन यूनियन की G20 ज्वाइन होने का ऐसी गुंजाइश लगाई जा रही है। द मेंबरशिप ऑफ द EU इन ग्रुपिंग अपीयर्स टू बी अ मेजर ब्रेक थ्रू विथ, एक बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है विथ बोथ रशियन एंड चाइनीज ऑफिशियल बैकिंग द मूव। रशिया एंड चाइना दोनों ही इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यह बात तो अनक्लियर है कि ये अगर अफ्रीकन यूनियन ने ज्वाइन कर लिया है विथ 55 नेशन तो इसका नाम बदलकर G21 रखा जाएगा या नहीं। तो ये आगे जानने की बात है। और इसमें बोला गया कि अफ्रीकन यूनियन 55 मेंबर्स, यूरोपियन यूनियन के बाद दूसरा रीजनल बॉडीज होगी जो कि G20 को ज्वाइन करेगी। ये अफ्रीकन यूनियन के इन्वॉल्व होने पर क्या क्या हेल्प होगी, वुड हेल्प लीव अ लास्टिंग इम्प्रिंट ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंसी। बात यह कि G20 इंडिया प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ तो इंडिया की पोजीशन एंड ग्लोबल साउथ के एम्बिशियस गोल को इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना एक इंडिया के लिए बहुत ही सॉफ्ट पावर एंड डिप्लोमेसी का मूव रहेगा। और अब ये बात होती है कि शेरपा होते क्या है। शेरपा बेसिकली हर एक कंट्रीज के निगोशिएटर होते हैं जो एक मीटिंग पर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचने का ट्राई करते हैं। बेसिकली ये निगोशिएशन होते हैं ग्लोबल इश्यूज पर, लाइक अभी रिसेंटली यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, इकोनॉमिक इश्यूज पर, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर, ऐसे पर ये लोग मीटिंग रखते हैं और सारी कंट्रीज को एक टेबल पर लाने की बात करते हैं। सो Sherpa have been burning the midnight oil with the negotiation on a draft declaration continuing until the hours of dawning। ये उनके negotiation स्किल के बारे में बोला है शेरपा की। से आर्टिकल आपके लिए G20 bilateral regional organization and global organization और GS2 के लिए important है। India's position in G20 and how India's G20 activities is
कन्वीनिंग, जो कि अभी 8 जो 10 सितंबर ग्लोबल लीडर्स इंडिया में आ रहे हैं न्यू दिल्ली में, तो उसमें कैसे इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी को एक अच्छा मूव साबित कर सकती है। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है, मोदी प्रेजेंटेड 12 पॉइंट प्रपोजल्स टू एक्सपेंड इंडिया आसियान रिलेशन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी थर्सडे इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में 28th आसियान इंडिया समिट हुई थी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें उन्होंने 12 पॉइंट एजेंडा अपने प्रपोजल रखा है, जो कि बेसिकली इंडो आसियान की कनेक्टिविटी, ट्रेड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और जो कोविड-19 के बाद एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बनना है चाहिए, उसके बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने साथ ही बोला है कि अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इन इकोनॉमिक कॉरिडोर लिंकिंग साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप। और साथ ही उन्होंने बोला है कि ऑफर टू शेयर न्यू दिल्ली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक विद आसियान पार्टनर्स के साथ साथ न्यू दिल्ली का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें भी कोलैबोरेशन हो सकता है। उसके बाद उन्होंने ग्लोबल चैलेंजेस में बोला कि कलेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, साइबर डिसइंफॉर्मेशन, इन इश्यूज पर भी ग्लोबल साउथ जो भी फेस कर रहा है, इस पर भी कोलैबोरेशन होने की गुंजाइश लगाई जा रही है। उन्होंने बोला, उन्होंने रिसेंटली जो फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, इन लोगों ने भी चाइना के स्टैंडर्ड मैप ऑफ 2023 पर अपनी आपत्ति जताई थी, जिसमें 9-9 में कुछ आसियान कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी चाइना ने अपने एरिया में अंडर कर दी। इसी पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि इंडिया इज स्ट्रांगली बिलीव इन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी पर इंडिया पक्षधर रहेगा हमेशा, और जो कंट्रीज हैं सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की बात कही है। सो आर्टिकल आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट है GS2 के बायलैटरल ग्रुपिंग से इंडिया की पोजीशन विद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आसियान इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो आर्टिकल एडिटोरियल सेक्शन में है, बिल्डिंग कंसेंसस, द सक्सेस ऑफ द G20 समिट hinges on a trust among successive parties। ये G20 समिट में क्या क्या प्रॉब्लम एंड क्या क्या डिसअफेक्शन बिटवीन अमंग डिफरेंट कंट्रीज ये बोला गया। उन्होंने बोला ग्रुप इज सीन एज अ मोर इग्लिटेरियन वर्जन ऑफ G7 का जो ग्रुपिंग है उससे ज्यादा समतापूर्ण मीन्स इक्वलिटी डेवलप करने की बात बोलता है G20। क्यों? क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड का। साथ ही इन्होंने बोला ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स escapedly the COVID-19 pandemic made a challenging environment for New Delhi in ensuring that all countries were willing to contribute resources for imperatives such as climate finance, investment in health and poverty alleviation। में ये बोला गया कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी कैसे ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल इश्यूज को मेंटेन या फिर इनका सॉल्यूशन लाने में कारगर साबित होगी। साथ ही में इन्होंने बोला कि इंडोनेशिया प्रेसिडेंट जो कि विडोडोनमी इंडिया के सपोर्ट में, जो कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में इंडिया का सपोर्ट जताया। इंडिया प्रेसिडेंसी आल्सो केम्स अमिड्स कंटिन्यूड बायलैटरल रिलेशनशिप विद चाइना ओवर इट्स बॉर्डर मूव्स। दिस हैज बिकम एन एडिशनल प्रॉब्लम फॉर इंडिया G20 सेबर टीम विद चाइना स्प्लिट स्पॉइलर एट मीटिंग। जैसे कि आपको पता है सी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना यहाँ पर नहीं आ रहे हैं G20 इंडिया प्रेसिडेंसी में, लेकिन देखा जाए कि G20 की जो शेरपा टीम मीटिंग हुई इंडिया में, वहां पर भी चाइना के जो शेरपा है मीन्स नेगोशिएटर, वो भी इंडिया के द्वारा जो मीटिंग होल्ड की जा रही है उसमें एक एज स्पॉइलर पॉइंट मिल रहे हैं। मीन्स कोई कंक्लूजन पर लाने पर वो हमेशा अपना एक मुद्दा खड़ा कर देते हैं। और आगे उन्होंने बोला है कि मिस्टर मोदी मेड इट क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट इंडिया वुड not take sides in Ukraine conflict and instead focus on issues affecting the global south, holding summit of developing countries, putting issues of food, fertilizer, energy security, multilateral reforms, and stabilizing the global governance। उन्होंने आगे बोला है, राइटर बोल रहा है कि इंडक्शन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इनटू द G20 which will be India's
कैप इफ इट गोज थ्रू। इंडिया की एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहेगा अगर G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हो जाता है तो। The Indian G20 presidency has been marked by distinct efforts to democratize the process by holding 220 meetings across 60 Indian cities. ये वाला पैराग्राफ अपने GS1 में एक डाइवर्सिटी का टॉपिक है ना, उसमें यूज कर सकते हो कि हाउ इंडिया इज showing its diversity while conducting around 220 meetings across the 60 Indian cities. This shows the diversity of India's culture, which though colossally expensive has ensured showcasing of India's diversity. और लास्ट में उन्होंने ये बोला है कि अब देखना होगा जो 8 to 10 सितंबर तक G20 बायलैटरल मीटिंग्स के साथ साथ जो ग्लोबल मीटिंग भी रहेंगी उसमें इंडिया कैसे अपना विजन वन अर्थ एंड वन फैमिली एंड वन फ्यूचर को आने वाले समय में कैसे कारगर साबित करेगा, ये देखने की बात है। ये आपके GS2 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है बेसिकली आसियान की ग्रुपिंग बसेस म्यांमार जुंता के खिलाफ, जिसमें आसियान की ब्लॉक की रिसेंट मीटिंग हुई थी, जिसमें आसियान कंट्रीज ने साफ मना कर दिया था एंड अपने डिसअपॉइंटमेंट भी शो किया था ऑनगोइंग वायलेंस and failure of implementing the 5-point consensus that was reached between the two sides aimed at addressing the post-coup crisis in the country. अब ये 5-point consensus है क्या? 5-point consensus बेसिकली आसियान ने म्यांमार जुंता के खिलाफ और कैसे वहां पे पीस मेंटेन हो म्यांमार में, उसमें अपना प्रपोजल रखे थे। और जब ये रखा गया था तो म्यांमार ने उसके लिए हामी भर दी थी, लेकिन देखा जा रहा है कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहे हैं, तो इसलिए आसियान प्लान रीज इन अप्रैल। और ये जनता कब हुआ था? जब उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑंग सैन सू की पावर को ओवरथ्रू कर दिया था। It has strongly condemned the continued act of violence, directly urged the armed forces, in particular and all rank parties concerned, to stop targeted attack on civilians. The grouping has also decided to deny Myanmar's bloc chairmanship, which was it to pursue the 2026 में जो म्यांमार अपना होल्ड करने वाली थी ग्रुपिंग की चेयरमैनशिप, अब वो इसको ना देकर फिलीपींस को दे दी गई है। The military, unlike earlier, it saw opposition from democratic forces, now facing enhanced pressure following the civil war condition भी वहां पर हो रही है। जैसे कि रिसेंटली नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है जो मिलिट्री विंग के खिलाफ डेमोक्रेटिक रूल्स को अप्लाई करने की बात कर रही है। The military is still in control of most of the population, but at a huge cost. Huge cost in terms of economic expenditure and in terms of security aspect as well. A recent report by the United Nations investigator has said that the military regime has been committing war crimes, including mass execution and sexual violence in Myanmar's public. 18 million people in need of humanitarian assistance and displaced around 2 million people. It is not clear whether a tough stance by ASEAN will any immediate meaningful impact on regime behavior. ASEAN get tough stand not upholding the chairmanship to the Myanmar in 2026. ये कोई कारगर साबित होगा क्या? कुछ बिहेवियर में चेंज होगा मिलिट्री coup इन म्यांमार में? लेकिन उन्होंने the only solution of multiple crises is facing the restoration of the legitimate conclusion रिमार्क में उन्होंने बोला है कि म्यांमार में सिर्फ एक लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव रेजिम ही जो वर्स कंडीशन अभी फेस कर रहा है उसको हटा करके एक पीसफुल प्रॉस्पर कंट्री के रूप में उभर सकती है। आर्टिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ जैसे कि आसियान एंड इंडिया नेवल म्यांमार में जो जो कंडीशन हो रही है या फिर जो एक्टिविटीज आ रही हैं उसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा म्यांमार में जो कंडीशन हुई उसमें इंडिया ने कोई भी अपना पर्सनल कमेंट नहीं दिया है, क्योंकि इंडिया भी जानते हैं कि इसके नॉर्थ ईस्ट एरिया पे अगर कोई अफेक्ट पड़ा ना म्यांमार की वजह से तो वो अच्छा नहीं होगा।
वजह से। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है इम्पैक्ट ऑफ आरबीआई लेंडिंग गाइडलाइंस। रिसेंटली 18 अगस्त में आरबीआई ने गाइडलाइंस अलाउ की है बोरोवर्स टू स्विच फ्रॉम फ्लोटिंग टू फिक्स इंटरेस्ट रेट। मीन्स अभी जो चेंज होता रहता है ना, फ्लोटिंग मीन्स जो फ्लक्चुएशन होता रहता है इंटरेस्ट रेट लोन्स पर, वो और उसने क्या दिया है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट लोन्स कर सकती है। जिससे क्या होगा, कंसर्न कौन सी एड्रेस करेगा, लोन टेन्योर जो बढ़ता जाता है विथ लेंडिंग टर्म्स, और जो ईएमआई भी साथ में इंक्रीज होती है उसको खत्म करेगी। इसके साथ ही जो लेंडर जो उधारी देते हैं मस्ट ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट ऑल रिलेवेंट चार्जेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू इट्स बोरोवर। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। बोरोवर विल रिसीव अ क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ स्विचिंग such as change in EMI or loan tenure, and can choose between EMI enhancement, tenure, elongation and repayment. Basically जो borrowers हैं उनको फ्रीडम दी गई है, उनको कैसे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना है while taking लोन, और लेंडर्स को भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की बात की गई है। तो ये आर्टिकल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी आप इसको पॉइंट को लिख सकते हो कि हाउ आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया is maintaining transparency in lending guidelines. So ये important article है। तो बढ़ते हैं अपने next article की ओर। So what is heat index and why it is important to measure? Recently ईरान में around 70 डिग्री सेल्सियस अगस्त का टेम्परेचर नोट डाउन किया है, जिसमें हीट इंडेक्स में, जो कि बहुत वर्स्ट कंडीशन मानी जा रही है। अब ये हीट इंडेक्स होता क्या है? हीट इंडेक्स को आल्सो नोन एज द अपरेंट टेम्परेचर मेजर्स भी बोलते हैं, जो क्या करता है, जो टेम्परेचर मेजर करता है जो ह्यूमंस फेस करते हैं, और इसके ये दो फैक्टर्स पर काम करता है बेसिकली, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर एंड एयर टेम्परेचर पर। क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हीट का रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, एयर टेम्परेचर उसको मेजर करता है। इसकी खोज हीट इंडेक्स की 1979 में डॉक्टर रॉबर्ट स्टीडमैन ने की थी, कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक ड्यू पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लेना कि किसने खोज की थी। वैसे पूछना नहीं है, हाँ स्टेट पीसीएस पूछ सकते हैं, यूपीएससी के चांसेस कम है। कि ड्यू पॉइंट एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पर रॉबर्ट स्टीडमैन ने की थी 1979 में। The heat index is important. Why? Because high humidity during heat waves condition अभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आपने देखा हो heat waves condition like यूएस एंड कनाडा में भी आप देख सकते हो, 2021 या 2022 में हुआ था। Can lead to heat stress condition to human and heat related health issues. ये प्रॉब्लम हो सकती है, so इसलिए मेजर करना बहुत ही जरूरी है। ये आपके GS3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और एक आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें भी हीट वेव्स के बारे में बताया गया, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा, क्योंकि हीट वेव्स एक तरीके का डिजास्टर ही कह सकते हो आप। तो बढ़ते हैं। हाँ, और ये केस स्टडी के रूप में आप लिख सकते हो, जब भी हीट वेव्स का क्वेश्चन आए या फिर कोई डाटा लिखना हो आपको कि ईरान एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हीट विथ हीट इंडेक्स अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस इन अगस्त। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो ये आर्टिकल है यूक्रेन वार द इशू विद रशियाज आर्म परचेज फ्रॉम साउथ कोरिया। तो ये देखा जा रहा है कि अभी जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें रशिया अपनी आर्म्स परचेज कर रहा है कहाँ से? नॉर्थ कोरिया से, जो कि बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन है। अगर रशिया ने नॉर्थ कोरिया से आर्म्स परचेज किया तो ये उसको और इनकरेज करेगा और आर्म्स प्रोडक्शन में। सो यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी रिसेंटली एक आपत्ति दर्ज की है कि नॉर्थ कोरिया रशिया आर एक्टिवली एडवांसिंग टू फीड हिज वॉर मशीन। रशिया ने इट्स मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर द बैगनर ग्रुप, इसकी भी बात की है कि ये भी कर रहा था नॉर्थ कोरिया से कोलैबोरेशन करके आर्म्स परचेज। इट हैज बीन रिपोर्टेड एज इन्फेंट्री रॉकेट के टर्म में, मिसाइल्स के टर्म्स में ये बोला गया है। North Korea's arms trading and procurement network suggests that the Democratic People's Republic of Korea is likely to seek technology. In exchange में रशिया इसको क्या देगा? ये देगा आर्म्स, ये इनको देगा मिसाइल, नॉर्थ कोरिया रशिया को देगा मिसाइल्स, इन्फेंट्री रॉकेट। उसके
एक्सचेंज में रशिया इसको देगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो कि अगर रशिया की टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को मिल गई, क्योंकि नॉर्थ कोरिया किसी भी ग्लोबल कन्वेंशन लाइक MTCR या फिर नॉर्थ सप्लाई ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, इनका किसी का भी पार्ट नहीं, सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि इस पर कंट्रोल करने पर। नॉर्थ कोरिया आर्म्स एक्सपोर्टर हैव ग्रोन अलोंग विद द डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस सिंस द 1970 से बढ़ता ही चला जा रहा है। ईरान was one of the North Korea's biggest customer in 1980s during with Iraq war. United Nations arms embargo have prohibited the imports of major weapon system from, इसको इंटरनेशनल बैन तो लगा ही है फ्रॉम नॉर्थ कोरिया से 2006 से, लेकिन इन्हें बड़े जो हथियार होते हैं, लेकिन उसके बाद 2009 में इतने सारे इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया। किसने? यूनाइटेड नेशन आर्म्स एम्बार्गो कर दिया था। Russia, US Security Council permanent member with a veto power, including those the creation and democratic People's Republic of Korea का हमेशा सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वही पावर यूज करके, क्योंकि इसका भी खुद का भी फायदा है ना। और इसमें राइटर आगे बोला है कि आल्सो इस पर अ ब्रॉडर रिनेसेंस फॉर नॉर्थ कोरियाज आर्म्स एक्सपोर्ट एंटरप्राइज, जो अभी यूएस ने बैन लगाया, यूरोपियन यूनियन ने बैन लगाया, अगर ऐसा चलता ही रहा तो उसको इनकरेज करेगा। नॉर्थ कोरिया desperately wants commodities such as food, oil, fertilizer and other goods, and exchange में क्या देगा उसको? आर्म्स प्रोडक्शन सप्लाई करेगा। In exchange for material region from commercial aircraft, raw material commodity to be sent to the DPRK. A 2020 United Nations report highlighted the role of North Korea diplomatic in Moscow in requiring the use of technology, ballistic missile, even attempted 3,000 kilogram of steel for North Korea's submarine program. इवन सबमरीन सप्लाई करने की भी बात कर रहा है। The irony of Russia's new interest in North Korea is that historically, alongside with China, Moscow was North Korea's top arms supplier. It also more broadly bankrolled the North Korean regime before the collapse of the communists and end of the Cold War. But the potential technological payoff payment could pose a longer-term hazard for the whole world. तो ये पूरे आर्टिकल का कंक्लूजन 2-3 लाइन में हम अगर बोले तो ये हो सकता है कि कैसे नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है रशिया, जो कि अभी तो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में रशिया का सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर ऐसे ही एडवांसमेंट बढ़ता रहे नॉर्थ कोरिया का, तो वो ग्लोबल पावर इंक्लूडिंग रशिया को भी हार्म पहुंचा सकता है। तो केस स्टडी के रूप में आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो कि हाउ रशिया अपने बेनिफिट के लिए अभी नॉर्थ कोरिया के यूज कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि नॉर्थ कोरिया ही रशिया के खिलाफ हो जाए तो क्या? जैसे तालिबान की कंडीशन, यूएस ने सपोर्ट किया था तालिबान को अगेंस्ट सम सर्कमस्टांसेस, लेकिन अगर जब ओसामा बिन लादेन ने खुद यूएस पर अटैक किया तो उन्होंने उसको टेररिज्म बोल दिया। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। At G20, Japan backs India, not China's bridge to global south. Recently डिबेट चली थी कि ग्लोबल साउथ का इनिशिएटिव मतलब होल्ड किसके हाथ में होगा, लीडरशिप किसके हाथ में। तो जापान ने अपना लीनिंग टूवर्ड्स इंडिया शोकेस कर दिया कि हम इंडिया को एज अ ग्लोबल साउथ के लीडर मानेंगे इंस्टेड ऑफ चाइना। एंड G7 that India plays a leading role in global south, not China. टोक्यो वेस्ट स्टडीज अफेयर कमेंटेटर्स ने ये बोला। प्राइम मिनिस्टर जापान ने जब G7 की मीटिंग होल्ड की थी तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया था मई में, जो बताता है कि हाउ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप इंडिया को ही मिलनी चाहिए। At chairman of G7, they say it has been a priority for Japan to collaborate India as a bridge to narrow the divide as many years between the G7 and G11, and that is G20 means bridge gap करना है between G7, G11 and G20 except for China, which are trying to counter the G7 world order. On issues, किस पे बात करेगा जापान और इंडिया में कोलैबोरेशन? On issues transparency, sustainability investment, dealing with debt crisis, climate financing, जो कि G20 इंडिया की प्रेसिडेंसी में भी आपको दिखाई देगी ये एजेंडा में। ऑन डेट क्राइसिस, इंडिया हमेशा अगेंस्ट रहा है, इसलिए उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी लॉन्च नहीं किया था, मीन्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। Not about only India and China, but how Asian countries as a whole can improve their ability to manage and influence global governance, including at the G20, which, if you look at the foundation, has primarily been controlled by the West. कैसे चेंज आएगा G20 में अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी अगर ग्लोबल साउथ को इंडिया
ये वॉइस इंकरेज करेगा तो कैसे कैसे चेंज आएगा। सो आर्टिकल बेसिकली आपके GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और हाउ G20 एंड इंडिया प्रेसिडेंसी और क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च होंगे इंडिया की प्रेसिडेंसी में। सो आप इस पर नजर रखे रहें, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, मेंस पे पूछ भी सकता है यूपीएससी। तो बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हाई होप्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी आउटकम एज समिट एज इंडिया टेक्स लीड। तो इसमें एनर्जी आउटकम और क्लाइमेट पर बात कही जा रही है कि कैसे कैसे क्या करने की बात हो रही है। तो न्यू दिल्ली ने अपनी बात पहले रखी कि वह मल्टीलेटरल डेवलपमेंट रिफॉर्म्स की बात करेगा, जिससे कि फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम हो, और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात करेगा। G20 कंट्रीब्यूट्स रिस्पांसिबल 85% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, 80% ऑफ एमिशन, क्लाइमेट मिनिस्ट्री का कहना है। Despite the complexity of discussion and uncertainty surrounding energy transition and immediate reforms, there is optimism that the summit's leaders can find a minimum consensus to demonstrate unity. यूनिटी शो करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये देखा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज क्या चाहते हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के गोल से बचना चाहते हैं। सो ये डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं कि हमको फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस से हटा देंगे, लेकिन हमको कोई बैकअप प्लान भी तो होना चाहिए। मींस रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग तो मिलनी चाहिए। इंडिया हॉप्स टू गेट द गवर्नेंस टू एग्री ऑन अ फॉसिल फ्यूल्स डाउन। इंडिया की हमेशा ही पॉलिसी रहेगी कि फॉसिल फ्यूल फेस डाउन करने की, ना कि फेस आउट करने की, पूरी तरीके से खत्म। इंडिया का टारगेट है 2070 तक इंडिया कार्बन नेट न्यूट्रल हो जाएगा। While G7 nation had earlier committed to accelerating the phase out of fossil fuels, अगर इंडिया की इस प्रेसिडेंसी में कोई क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव लॉन्च होता है तो अच्छी बात है, वरना जो बाली में क्लाइमेट रिलेटेड जो कंसेंसस बनी थी उसी को माना जाएगा। जैसे कि इंडिया ने उस टाइम पर बात अपनी रखी थी कि इंडिया फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन, ब्लू इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, इन पर बात रखी थी, लेकिन कोई एडवांसमेंट, कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाई थी। तो देखना होगा कि G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया ऐसा कोई इनिशिएटिव लॉन्च कर सकती है जो आपस में कंट्रीज की सहमति दर्ज कराए। सो अब इंडिया की कंडीशन यहाँ पर देखी जा रही है कि कार्बन एमिशन में इंडिया अराउंड मार्च 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड ही जनरेट करता है, जो कि बहुत ही कम है ग्लोबल लेवल के 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से। सो आर्टिकल G20 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। और इसके बाद GS2 पेपर में तो पूछे ही जाने के चांसेस है, और GS3 में इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है बेसिकली डार्क पैटर्न्स साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, GS3 पेपर में। इसमें गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक गाइडलाइंस पेश की है, और जिसमें उन्होंने पब्लिक कमेंट्स मांगे हैं, और डार्क पैटर्न को वे टू प्रिवेंट रेगुलेट फॉल्स अर्जेंसी। उन्होंने इसके रेगुलेट क्या क्या होगा, मींस डार्क पैटर्न के क्या क्या टाइप है, फाइल्स अर्जेंसी, बास्केट स्नैकिंग, कंफर्म सेमिंग, फोर्स्ड एक्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, एप्लीकेबल टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग सेलर्स एंड एडवाइजर्स पर ये गाइडलाइंस मेंटेन होंगी, ये बात है। तो GS3 में साइबर सिक्योरिटी पे ये पूछ सकते हैं, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में ये पूछ सकती है फॉल्स अर्जेंसी, बास्केट स्नैकिंग, कंफर्म सेमिंग, फोर्स एक्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, ये क्या टर्म्स है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछे ही है कि टर्म्स बेस्ड ये कैसे रिलेटेड है। सो ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, particularly in e-commerce platform पर। The guidelines includes ways to prevent and regulate false agency, ये नाम बोले हैं। Dark patterns have been a prominent feature of the many apps and websites over the course of the internet's growth, and world have started taking steps to limit them. For example, users complained that Amazon's Prime services was difficult to unsubscribe online, as the firm would redirect us through a series of pages seeking to detect। जैसे आपने देखा होगा कि अमेजन पर जैसे आप कोई सर्विसेज लेते हैं, मान लो कोई बुक, कोई आप डिलीवरी करवाते हो, उसके बाद अगर आपको अनसब्सक्राइब करना हो उसके प्लेटफॉर्म को, तो वो
उतनी डिफिकल्ट प्रोसेस होती है कि आप अनसब्सक्राइब नहीं कर पाओ, तो उसके बारे में बोला गया। The draft guidelines have been defined dark pattern as any, उन्होंने definition भी दी कि any practice or deceptive designing pattern using user interface or user experience interaction or any platform designed to mislead, trick user to do something they originally did not intend or want to do by subverting or impairing the consumer autonomy, decision making और choices। ये बड़ी सी definition है। इसमें आप बेसिकली आप इसका कंक्लूजन लाइन में देखेंगे क्या होता है डार्क पैटर्न। तो डार्क पैटर्न बेसिकली होता है किसी को धोखाधड़ी करके मिसलीड करना और साथ ही जो कंज्यूमर की ऑटोनॉमी या फिर उनका डिस्क्रिप्शन है उसको वायलेट करके उनको मिसलीड एडवर्टाइजमेंट देना विथ अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस के साथ, जो वायलेट करेगा साथ ही कंज्यूमर राइट्स को। सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये मैंने पहले ही बता दिया, इनके नाम आपको कौन कौन से होते हैं। और इसके बाद ड्रिप प्राइसिंग इज अनदर सच प्रैक्टिसेस, डार्क पैटर्निंग का पार्ट है, जिसमें क्या होगा, आपको एलिमेंट्स के प्राइसेस जब आप देखोगे तो कम दिखाई जाएंगे, लेकिन आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको प्राइसेस बहुत ज्यादा दिखाई देंगी। तो इसके बारे में बोला है कि ड्रिप प्राइसिंग guidelines would be made applicable to all the person on a platform including seller and advertiser। उन्होंने बाद मिनिस्ट्री के साथ में ये बोला कि रियल चैलेंजेस लाइज टू द प्रोवाइडिंग द सर्टेन प्रैक्टिसेस इंडीड क्वालिफाई एज अ डार्क पैटर्न्स। लेकिन हम लोग डार्क पैटर्न के प्रैक्टिसेस, कौन से प्रैक्टिसेस को डार्क पैटर्न माने और कौन कौन किसको नहीं, ये करना बहुत ही प्रॉब्लम वाला है। लाइक आपने देखा होगा कि होटल और प्लेटफॉर्म रूम में आपको मिलेगा कि ओनली 2 रूम्स रिमेन बुक नाउ। अब इसको हम किस तरीके से डार्क पैटर्न में रूम में माने, ये प्रॉब्लम है। क्या ये बात सच है कि ऐसा बात के सही है, एक्यूरेट है, या फिर सिर्फ ये मिसलीड कर रहा है यूजर्स को, ये बात कठिन है कि किस कैसे माने। Some dark patterns were easy to regulate, such as e-retail sites adding the item to customers' carts, while others category like disguise advertisement may need further clarity. So article GS 3 point of view cyber security से बहुत ज़्यादा important है, टर्म्स पूछ सकती है यूपीएससी, और क्या क्या इन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, लाइक ड्राफ्ट कर रही गाइडलाइंस डार्क पैटर्न को लेकर। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। एट आसियान समिट इंडोनेशिया वांस अगेंस्ट न्यू कॉन्फ्लिक्ट। इंडोनेशिया वांस अगेंस्ट रिसेंटली आसियान एक 18th समिट हुई थी, आसियान समिट की, जो हो रही है कहाँ पर, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। उसमें इंडोनेशिया ने साफ मना किया है, वार्न किया कि मेजर पावर मस्ट मैनेज डिफरेंसेस टू अवॉइड न्यू कोल्ड वार। और उन्होंने, प्रेसिडेंट ने बोला कि एवरी लीडर हैज एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट क्रिएट न्यू कॉन्फ्लिक्ट, टू नॉट क्रिएट न्यू टेंशंस, एट द सेम टाइम वाज आल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोअर हीटेड टेंशन। रिसेंटली आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन हो रहा है, साथ ही यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स भी चल रहे हैं, और यूक्रेन्स मैरीटाइम चैलेंज साउथ चाइना सी में स्टैंडर्ड मैप दिखाकर उसने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैनी एशियन कंट्रीज के ले लिया है। तो इन सबको कम करने की बात कही गई है। और वहीं पर फॉरेन मिनिस्टर रशिया की, उन्होंने बोला कि मिलिटराइजेशन ऑफ ईस्ट एशिया जो हो रही है वो नाटो अलायंस का ही पार्ट है। मीन्स उन लोगों की लड़ाई, ये झगड़ाई चलता ही रहेगा, डिस्पाइट द वार्निंग गिवन बाय द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो। सो ये आर्टिकल जीएस 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आसियान इंडिया एंड ग्लोबल लीडरशिप में कैसे क्या होना है उसके भी इम्पोर्टेंट है। और ग्लोबल चैलेंजेस क्या है, अभी करंट में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या होना चाहिए, क्या क्या एडवांसमेंट हो रहा है, उसमें तो आपको इम्पोर्टेंट है। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल हमारा लास्ट आर्टिकल है। यूनाइटेड किंगडम रिजॉइन यूरोपियन यूनियन साइंस रिसर्च प्रोग्राम। आपको पता ही है कि जब 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 ब्रेग्जिट हुआ था 2000
जब ब्रेग्जिट हुआ था तो यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन से सारे जो अपने रिलेशनशिप थे इन डिफरेंट फील्ड लाइक साइंस फील्ड में, इन इंटरनेशनल रिलेशन में, सारे तोड़ दिए थे। लेकिन लेकिन निगोशिएशन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हामी भर दी है कि fully associate member of the UK collaboration body UK with scientists can horizon funding ये यूरोपियन यूनियन के रिसर्च प्रोग्राम जो कि 2024 से फिर से रिज्वाइन होगा। और साथ ही में यूके ने कोपरनिकस प्रोग्राम को दोबारा ज्वाइन करने का बोला है। और ये हॉरिजन यूरोप ये साइंस शेयरिंग प्रोग्राम होगा, मीन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसको ज्वाइन करेगा ब्रिटेन। इसकी फंडिंग अराउंड 100 बिलियन। इसमें ये बैकग्राउंड में बोला कि यूरोपियन यूनियन ब्लॉक्ड ब्रिटेन हॉरिजन ड्यूरिंग अ फ्यूड ओवर ट्रेड रूल्स प्रॉब्लम हुई थी नॉर्थ आयरलैंड वर्सेस यूरोपियन यूनियन का। जैसे कि नॉर्थ आयरलैंड एकमात्र यूके का वो पार्ट है जो यूरोपियन मेंबर अ बॉर्डर विथ यूरोपियन मेंबर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से जोड़ता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आर्टिकल है नहीं है, बस एक चीज आप ये देखना कि हॉरिजन यूरोप प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। और ये देखो एडवांस में देखो कि यूके ने रिज्वाइन कर लिया है। और ये प्रॉब्लम क्यों हुई थी कि नॉर्थ आयरलैंड यूके का एकमात्र पार्ट है जो कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से जुड़ा है। तो आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्लोबल एडवांसमेंट क्या क्या हो रहा है यूरोपियन यूनियन में, उस हिसाब से ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको ये हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो सो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।